द्वारा शिक्षा पद्धति से क्या तात्पर्य है और खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब खेल द्वारा जैसे प्ले स्कूलों में बच्चों को खेलना सिखाते हैं और खेल के माध्यम से उनको पढ़ाई सिखाते हैं, जैसे बॉल हो गई और बॉल से बच्चे खेलते हैं तो वो उनके अलग अलग कलर होते हैं तो उनसे कलर के नेम सीखते हैं और अदर चीज़ें भी सीखती हैं जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं खेल द्वारा शिक्षा पद्धति। खेल द्वारा शिक्षा पद्धति या खेल द्वारा शिक्षा को आरंभ करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। हेनरी कोल्डवेल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा पद्धति में खेल शिक्षा पर जोर दिया था कि बच्चे खेल के द्वारा सबसे अच्छा सीख सकते हैं। कुक महोदय का विश्वास था कि कुशलता द्वारा निपुणता क्रिया के माध्यम से आती है, अतः उन्होंने प्ले वे नामक एक पुस्तक लिखी। ये प्ले वे नामक पुस्तक है, ये हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बच्चे जो खेल खेलते हैं वो बच्चे होते हैं वो उनकी जन्मजात क्रिया होती है, मतलब बच्चे जन्म से ही खेलों में रुचि होती है, वो उनके जन्म से होती है। जैसे एक लड़की है वो गुड्डी गुड़िया का खेल खेलती है, लड़की कभी ऐसा खेल नहीं खेलती, वो या तो जो कार वगैरह ले ली, ट्रैक्टर हो गए, वो उन खेलों को खेलते हैं। तो ये खेल होती है वो उनको जन्मजात होते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता कि आपको गुड़िया से खेलना है, आपको गाड़ी से खेलना है। कुक महोदय का विश्वास था कि कुशलता तथा निपुणता क्रिया के माध्यम से आती है, अतः उन्होंने प्ले वे नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें खेल को महत्व देते हुए यह बताया गया है कि यदि भाषा तथा साहित्य की शिक्षा के लिए कक्षा कार्य में वाद विवाद तथा नाटक के रूप में खेल की भावना उत्पन्न कर दी जाए तो बालक खेलते खेलते भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। आधुनिक युग में खेल को एक रचनात्मक प्रवृत्ति मानते हुए स्वीकार किया जाता है कि खेल के 3 लक्षण हैं। एक होती है स्वतंत्रता, दूसरी होती है स्वाभाविकता एवं तीसरी होती है सुख। अतः आजकल प्ले वे शब्द का प्रयोग भी अधिक व्यापक अर्थ में लेते हुए प्रत्येक विषय का संबंध रुचिकर क्रियाओं तथा खेलों से कर दिया जाता है। इससे बालक स्वतंत्र वातावरण में सुख अनुभव करते हुए कठिन से कठिन बात को भी बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। इस प्रकार खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का तात्पर्य है कि प्रत्येक विषय की शिक्षा खेल के माध्यम से दी जानी चाहिए। संक्षेप में किसी भी विषय की शिक्षा देते समय उसका खेल से संबंध स्थापित कर देना खेल पद्धति कहलाती है। उसके बाद खेल की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग हैं। सबसे पहले देखिए स्टर्न महोदय ने क्या डेफिनेशन दी। खेल एक स्वेच्छा और आत्म संयम की क्रिया है, मतलब बच्चा है वो अपनी इच्छा के अनुसार खेल खेलता है। उसके बाद है टिपिनम, खेल रचनात्मक क्रियाओं का गहन प्रकाशन है, मतलब बच्चे में जो रचनात्मक क्रिया होती है, जैसे आजकल अलग अलग कॉलम बने आते हैं उन पे कलर मैच करना और उनको अगर अपने काउंटिंग वगैरह सिखाते हैं तो वो उन पे मैच करना है, तो वो उनकी रचनात्मक क्रिया की भावना पैदा होती है। उसके बाद है मैकडूगल, खेल जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि खेल है वो जन्मजात होता है, मतलब बच्चा जन्म से किस खेल में रुचि ले रहा है वो उसके जन्म से ही होता है। उसके बाद है वैलेंटाइन महोदय ने, खेल मनोरंजन का एक प्रकार है जो कार्य में निहित होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि खेल एक मनोरंजनात्मक क्रिया है तथा इसके द्वारा हमें आत्म प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी खेल में स्वेच्छापूर्वक स्वाभाविक ढंग से अधिक भाग लेने का प्रयास करता है। खेल तथा कार्य में अंतर, इन दोनों चीजों में क्या अंतर होता है? खेल की वास्तविक प्रवृत्ति को समझने के लिए आवश्यक है कि खेल और कार्य में अंतर को समझ लिया जाए। सबसे पहले इसमें है स्वाभाविकता में अंतर। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, इसलिए हम सब अपनी अपनी इच्छा से विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते रहते हैं। स्मरण रहे कि खेल में हमारे ऊपर किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव या बंधन नहीं होता है। जब तक हमारी इच्छा करती है तब तक खेलते हैं, खेल को बंद कर देते हैं, पर कार्य के साथ यह बात नहीं है। कार्य में बाह्य शक्ति का दबाव होता है, मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें दबाव होता है, लेकिन खेल में हम ना तो थकान महसूस करते हैं। जैसे आप बच्चों को देख लीजिए कि बच्चा है उसको खेलने दिया जाए क्योंकि खेल में उसकी रुचि होती है, वो अगर उसको 1 घंटे खेलता है 2 घंटे खेलता है तो उसको ना तो थकान महसूस होती है और ना उसको भूख प्यास लगती है, मतलब वो उस चीज में रुचि बहुत लेता है। उसके बाद है अन्य शब्दों में कार्य को बंधन में बंधते हुए कार्य करना पड़ता है तथा एक निश्चित परिणाम भी होता है।
ध्यान देने की बात है कि जब खेल में बंधन का पट लगा दिया जाता है तो खेल भी कार्य कार्य ही बन जाता है। मतलब खेल में भी अगर बाउंडेशन लगा दी तो वो खेल नहीं रहता, वो कार्य बन जाता है। सुख या आनंद, खेल की क्रिया सुख अथवा आनंद प्रदान होती है। जब खेल समाप्त हो जाता है तो आनंद भी समाप्त हो जाता है, पर कार्य के साथ ऐसी बात नहीं है। कार्य के आनंद का अनुभव केवल उसी समय होता है जब कार्य करने का उद्देश्य प्राप्त होता है। मतलब कार्य करने का आनंद तब तक आता है जब उसका उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाए। उसके बाद है उद्देश्य नहीं। खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। खेल का उद्देश्य तो खेल ही होता है। इसके विपरीत ड्रीवर के अनुसार कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के अनुसार कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी खेल का भी कोई उद्देश्य बन जाता है। उदाहरणार्थ वाक्य प्रतियोगिता में रखी हुई शील्ड को जीतना। समझ रहे कि ऐसे उद्देश्य कार्यों के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं। इन उद्देश्यों के द्वारा बालकों को खेलते ही खेलते केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मतलब खेल है वो सिर्फ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता, उससे बच्चों को खेलते खेलते आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि हमें इस शील्ड को जीतना है। ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता। खेल में स्वतंत्रता का होना परम आवश्यक है। बिना स्वतंत्रता के कोई भी खेल खेला नहीं जा सकता। पर कार्य में स्वतंत्रता का अभाव होता है। कार्य तो करना ही पड़ता है क्योंकि कार्य में बाउंडेशन होती है, कार्य में रूल्स होते हैं। और उसके अलावा अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं तो उसमें ना टाइम डिसाइड होता है और ना उसका कोई रूल होता है। उसके बाद है काल्पनिक संसार में विचरण। खेल खेलते समय हम काल्पनिक संसार का विचरण करते हैं। हमें वास्तविक संसार का कोई ध्यान नहीं रहता है, पर कार्य को करते समय हमें वास्तविक परिस्थितियों से टक्कर लेनी पड़ती है। काल्पनिक संसार कैसे? जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं तो वो पूरा का पूरा खेल होता है वो काल्पनिक होता है। खेल तथा कार्य के उपयुक्त अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि खेल का उद्देश्य केवल खेल ही होता है। इसमें बालक स्वाभाविकता, स्वतंत्रता एवं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रत्येक कार्य तथा पाठ्यक्रम के सभी विषयों का संबंध किसी न किसी खेल के साथ स्थापित कर दें। इससे अध्ययन की गंभीरता कम हो जाएगी और बालक कठिन से कठिन बातों को खेलते खेलते सरलता पूर्वक सीख जाएंगे, क्योंकि वो खेल में रुचि ज्यादा लेते हैं, इसलिए वे खेल खेल में सरलता से सीखेंगे। संक्षेप में हमें खेल द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद है खेल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मतलब हम खेल खेलते हैं तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत हमारा साथ होते हैं। सबसे पहले है शक्तिवर्धन का सिद्धांत, पावर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल को जाता है। मैकडूगल के अनुसार बालक को थक जाने पर ही में भी खेल का आनंद आता है। मतलब बच्चा जब पूरी तरह से थक जाता है फिर भी वो खेलता रहता है क्योंकि उसमें उसको आनंद आता है। दूसरे शब्दों में जब वह थोड़ी देर खेल लेता है तो उसकी पहली थकान दूर हो जाती है और उसके अंदर नई शक्ति पैदा होती है। इस प्रकार शक्तिवर्धन का सिद्धांत अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है। मतलब जैसे जैसे बच्चा खेलता है उस वो थकान महसूस नहीं करता, बल्कि अगर उसमें जीत होती है तो उसमें शक्ति आ जाती है और वह खेलता रहता है, उसे थकान महसूस नहीं होती। दूसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्टीनली हॉल को है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवधारी खेल के द्वारा अपनी जाति के विकास और विभिन्न अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है। बालक भी कूदने, दौड़ने, लटकने, काटने एवं भागने तथा शिकार करने के माध्यम से मानव जीवन की प्रवर अवस्था को दोहराते हैं। ऐसे ही उनमें रचनात्मक खेल मानव के पूर्ण सामाजिक विकास की अवस्था के द्योतक हैं। इस प्रकार पुनरावृत्ति का सिद्धांत जीवन की तैयारी के सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंतर्गत बालक के भविष्य की उपेक्षा उसके भूत पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जर्मनी के प्रसिद्ध कवि सिलर ने किया था। कुछ दिन पश्चात प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की और यही कारण है कि इस सिद्धांत को सिलर स्पेंसर ने सिद्धांत की संज्ञा भी दी जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि के प्राणियों को जीवन संघर्ष के लिए अधिक प्रयास करना होता है, अतः उनके पास अतिरिक्त शक्ति होती है और बालकों में भी शक्ति आवश्यकता से अधिक भरी होती है। जिस प्रकार एक इंजन में आवश्यकता से अधिक भरी हुई भाप को सेफ्टी वाल्व द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार बालक भी अपने अंदर भरी हुई आवश्यकता से अधिक शक्ति को खेल के माध्यम से निकालते हैं। कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार यह सिद्धांत कुछ उन बातों को स्पष्ट करने में असफल है, जैसे बालक थक जाने के पश्चात भी खेलना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर
प्रोफेसर नन के अनुसार अपनी अतिरिक्त शक्ति को निकाल देने के बाद इंजन को कुछ लाभ नहीं होता, परंतु खेल बालक के शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। यही नहीं, इस सिद्धांत के प्रवर्तक केवल शारीरिक शक्ति की ही चर्चा करते हैं, जबकि खेल के द्वारा बालक की शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास भी होता है। उक्त कारणों से यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं होता। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है कि यह सिद्धांत है वो सर्वमान्य नहीं है। उसके बाद है परिष्कार का सिद्धांत। परिष्कार के सिद्धांत के अनुसार बालक अपने अवांछित प्रवृत्तियों का परिष्कार करता है। स्टेनली हॉल महोदय ने बताया कि बालक की जन्मजात प्रवृत्तियां पाशविक होती है। यदि उसका परिष्कार नहीं किया गया तो बालक मानव के स्थान पर दानव बन जाएगा। टीपी नन के अनुसार मानव बुराई और बेरहमी की अति प्राचीन प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकता, पर खेल एकदम ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसकी शरारत को बाहर निकाला जा सकता है, और खेल के द्वारा मनुष्य उन प्रवृत्तियों को सामाजिक विधान के लिए प्रेरक शक्तियों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। परिष्कार का सिद्धांत एक प्रकार की पुनरावृत्ति के सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या ही है, और इसके द्वारा भी निम्न प्राणियों के खेलों की व्याख्या करना कठिन है। अतः अपने परिष्कृत रूप में यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। उसके बाद है जीवन की तैयारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत का निर्माण मेलब्रोस ने किया था तथा कार्ल गुरुस महोदय ने इसकी व्याख्या की। दोनों विद्वानों ने भिन्न श्रेणियों के प्राणियों का अध्ययन किया तथा इस प्रकार निष्कर्ष पर आए कि खेल का उद्देश्य प्रौढ़ जीवन की तैयारी है। उन्होंने बताया कि बिल्ली का बच्चा एक गेंद का पीछा करने से चूहा पकड़ना सीखता है, ऐसे ही कुत्ते का बच्चा खेल के माध्यम से शिकार का पीछा करने में निपुण हो जाता है, और बालकों द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि का अभिनय करना भी उनके भावी जीवन की तैयारी है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि खेल के संबंध में एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का विरोधी है। साथ ही कोई भी सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है, फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्रत्येक सिद्धांत ने खेल के किसी न किसी पक्ष पर प्रकाश अवश्य डाला है, और इससे हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि खेल एक जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो प्रत्येक बालक में पाई जाती है। इसके बाद है खेल का शैक्षिक महत्व। मतलब शिक्षा में खेल का क्या महत्व है, बच्चा शिक्षा कैसे सीखता है खेल के द्वारा। खेल अपनी इच्छा से खेला जाता है, इससे बालक की श्वास प्रक्रिया में तेजी आती है, उसका रक्त संचार बढ़ता है एवं उनकी मांसपेशियों में स्फूर्ति आती है, इससे बालकों में उत्साहवर्धन होता है तथा वे जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रसिद्ध शिक्षक और शास्त्री प्लेटो ने भी खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए लोगों को बताया कि खेल बालकों को शारीरिक दृष्टि से विकसित करने का उत्तम साधन है। प्लेटो के बाद प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने खेल के शैक्षिक महत्व को स्वीकार करते हुए बताया कि खेल बालक का नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इसलिए उन्होंने अपने किंडरगार्टन पद्धति में खेल के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की, और इसे प्रत्येक बालक को दिए हुए कार्य को रुचि, स्वेच्छा एवं आनंद पूर्वक कर सके। किंडरगार्टन पद्धति मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि किंडरगार्टन क्या है। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना किंडरगार्टन है, और बच्चा होता है वो एक पौधे के समान होता है, और गार्डन होता है वो स्कूल होता है, और जो शिक्षक होता है वो माली की भूमिका निभाता है। वो थी किंडरगार्टन पद्धति। अब हेनरी कोल्डवेल कुक ने भी खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना है। ऐसे ही जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ने भी कुक महोदय के विचार का समर्थन करते हुए खेल को प्राणी मात्र की शिक्षा महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया। नन के अनुसार खेल शिक्षा की व्यावहारिक समस्याओं की कुंजी है। खेल में बालक की रचनात्मक शक्ति अत्यंत बलवती तथा आदर्शभूत रूप में प्रकट होती है। उनके अनुसार खेल द्वारा बालक के स्वभाव तथा उनकी प्रवृत्तियों का सही ज्ञान होता है। इससे ही उसका सही विकास किया जा सकता है, और खेल के द्वारा बालक शारीरिक दृष्टि से ही नहीं विकसित होता, वरना उसमें निहित बौद्धिक व नैतिक शक्तियों का भी विकास होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि खेल के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका निरीक्षण, परीक्षण तथा रचनात्मक कल्पना एवं निर्णय आदि का मानसिक शक्तियों का भी स्वाभाविक रूप से उनकी विकसित हो जाती है। उनके बाद ग्रिफिथ के अनुसार जिस शिक्षा में खेल की व्यवस्था नहीं होती वह बालकों के शारीरिक मानसिक विकास में बाधा डालती है। अतः शिक्षा में खेल का महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। सभी ने ये
बुद्धि विकास, तीनों प्रकार का जो बच्चों का विकास होता है वो खेल के माध्यम से होता है। अब है खेलों के द्वारा बालकों का संवेगात्मक सामाजिक विकास भी स्वाभाविक रूप से होता है। जब बालक सामूहिक खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनमें प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता एवं सहयोग एवं अनुशासन आदि ऐसे सामाजिक संवेगात्मक एवं चारित्रिक गुण सहज में ही विकसित हो जाते हैं, जो जनतंत्र की सफलता के लिए परम आवश्यक है। पिछड़े बालकों के लिए तो खेल एक वरदान है। खेल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से पिछड़े हुए बालकों में अचेतन मस्तिष्क में हीनता की ग्रंथियां दूर हो जाती है और फलस्वरूप वे कार्य को सामान्य रूप से प्रसन्नता पूर्वक करने लगते हैं। खेल के द्वारा बालकों को दमन की अपेक्षा आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, जिससे जहाँ एक और बालकों में प्रेरणा आदि अनेक गुणों का विकास होता है, वहाँ दूसरी ओर वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार से विकसित होते रहते हैं। संक्षेप में खेल के द्वारा स्कूल की नीरसता समाप्त हो जाती है और जिसके फलस्वरूप सभी बालकों का सर्वांगीण विकास होता रहता है। उपयुक्त विवरण से खेल का महत्व एवं खेल के द्वारा शिक्षा की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। इसलिए खेल द्वारा शिक्षा या खेल विधि की उपयोगिता के संबंध में अब संसार के किसी भी शिक्षा शास्त्री को किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा है। अतः हम देखते हैं कि स्कूलों में पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा अब खेल विधि के द्वारा दी जाने लगी है। मतलब अब वो जो प्ले स्कूल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने क्यों लगे हैं, क्योंकि खेल की विधि है वो अभी सभी स्कूलों में अपनाने लगी है। छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है। संक्षेप में खेल विधि एक उत्तम विधि है और इसलिए शिक्षण की अनेक विधियों में खेल विधि का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। उसके बाद है इसके सिद्धांत। खेल विधि के सिद्धांत होते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में खेल में पर्याप्त स्वतंत्रता मिले, जिससे वे किसी भी प्रकार के बंधन का अनुभव न करते हुए अपने अपनी रुचि तथा गति के साथ कार्य करते रहें। इस सिद्धांत के अनुसार स्कूलों में बालकों को खेल के अवसर प्रदान करते हुए इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि वे कार्य को रुचिपूर्ण ढंग से सक्रिय रहते हुए पूरा कर लें। इससे स्कूलों की नीरसता समाप्त हो जाएगी और सभी बालक निष्क्रिय बैठकर सुनने की अपेक्षा सक्रिय रहते हुए बौद्धिक परिश्रम करने में रुचि लेने लगेंगे। उसके बाद है रुचि का सिद्धांत। यह सिद्धांत बालकों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अरुचिकर कार्यों को खेल के द्वारा रुचिकर बनाया जा सकता है, जिससे बच्चे उसे सीख सकें। जब बालकों को खेल के द्वारा कार्य में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वे अरुचिकर कार्य को भी प्रसन्न रहते हुए पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लायबिलिटी। खेल विधि के द्वारा तीसरा सिद्धांत बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में खेल के द्वारा अपना अपना उत्तरदायित्व संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण मिलता है। इससे वे अपनी शिक्षा के स्वयं उत्तरदायी बन जाते हैं। फलस्वरूप वे कक्षा के प्रत्येक कार्य में रुचिपूर्ण ढंग से सक्रिय रहते हुए भाग लेने लगते हैं। उपयुक्त तीनों सिद्धांतों में स्कूल के कार्यों से संबंध स्थापित करा देना है खेल द्वारा शिक्षा या खेल विधि कहलाती है। इस विधि का अनुसरण करने से बालक प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। संक्षेप में खेल विधि के माध्यम से बालक प्रत्येक कार्य को उस समय तक करते रहते हैं जब तक वह कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। उसके बाद है खेल विधि के गुण। मतलब खेल विधि में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले है क्रिया प्रधान विधि। इस विधि में क्रिया प्रधान होती है तथा शिक्षक का कथन गौण। दूसरे शब्दों में खेल विधि के अंतर्गत क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है कि बच्चा खेल में जो क्रियाएं करता है वो क्रियाएं होती है वो उसकी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद है स्वतंत्रता का महत्व। खेल विधि में बालकों को अपने अपनी रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस स्वतंत्रता से बालकों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर मिल जाते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप उनका स्वाभाविक विकास होता रहता है। उसके बाद है उत्तरदायित्व का विकास। इस विधि में शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षक के ऊपर नहीं अपितु स्वयं बालकों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी देखते हैं। मेरा उत्तरदायित्व इस कार्य को करने का क्या है। इससे बालकों में साधन पूर्णता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के साथ साथ रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास भी सहज में ही हो जाता है। उसके बाद है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इस विधि के द्वारा शिक्षा देने से बालकों का शारीरिक, संवेगात्मक तथा
स्वाभाविक रुचि होती है, अतः खेल विधि के प्रयोग से बालक प्रत्येक कार्य को स्वेच्छा व रुचि पूर्वक करते रहते हैं। जब बालकों की कार्य करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो सुस्त तथा नीरस कार्य भी आनंददायक बन जाता है और इससे बालकों को प्रसन्नता मिलती है तथा सीखना अधिक संभव हो जाता है। उसके बाद है स्वानुभव द्वारा सीखने के अवसर। खेल विधि में विषयों को जीवन से संबंधित कर दिया जाता है। सभी बालक है वो प्रत्येक कार्य को खेलते करते हुए अपने स्वानुभवों द्वारा सीखते रहते हैं। ऐसा सीखा हुआ ज्ञान उनके मस्तिष्क में शिक्षक द्वारा बलपूर्वक थोपे हुए ज्ञान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। मतलब जो बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है वो उसके माइंड में स्थायी हो जाता है, वो उसको कभी भूलता नहीं है। अतः इस विधि के द्वारा बालकों को वास्तविक तथा प्रभावशाली शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए आजकल शिक्षा जगत में करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने और खेलों द्वारा सीखने के सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद है इंद्रियों का प्रशिक्षण। खेल विधि में बालक विभिन्न वस्तुओं को छूते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं तथा इनके संबंध में सुनते भी हैं। यही नहीं, बालक कार्य को खेल ही खेल में करते हुए दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। उन सभी क्रियाओं के द्वारा बालकों के इंद्रियों का स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण मिलता है। उसके बाद है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण एवं मार्गांतरण तथा शोधन। खेल विधि में बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने, उनका मार्गांतरण करने तथा उनका शोधन करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे वे पार्श्विक व्यवहार की अपेक्षा मानवीय व्यवहार करना सीख जाते हैं। मतलब मानव को मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इन व्यवहार को वो खेलों के द्वारा ही सीखते हैं और जिससे उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें सुधार आता है। उसके बाद है खेल विधि के दोष। खेल विधि में कौन कौन सी कमियां होती है। ऊंची कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। अब जैसे 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं ऊंची कक्षा में जैसे जैसे जाते हैं उनकी खेलों की प्रति रुचि है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। खेल विधि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए तो उपयुक्त हो सकती है परंतु बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए नहीं। इसका कारण यह है कि बड़ी कक्षा के बालक खेल की अपेक्षा आदर्श को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। उसके बाद है पूर्ण स्वतंत्रता के बुरे परिणाम। खेल विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और स्वतंत्रता प्राप्त करते ही बालक वास्तविक उद्देश्य से दूर हट जाते हैं और इससे बालक श्रृंखल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मृदु शिक्षा विज्ञान का विकास। कुछ विद्वानों का मत है कि खेल के द्वारा शिक्षा से मृदु शिक्षा विज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार खेल विधि के अंतर्गत बालकों में रुचि तथा स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे वे अपने भावी जीवन में अरुचिकर कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सभी बालक जीवन संघर्ष में असफलतापूर्वक भाग लेने के लिए अरुचिकर एवं कठिन से कठिन बातों और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब उनको खेल के माध्यम से अगर अपने सिखाएंगे तो वो सिर्फ रुचिकर चीजें सीखेंगे, अरुचिकर चीजें कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मृदु शिक्षा बालकों को श्रृंखल बनाती है तथा संघर्ष करने की क्षमता उनमें उत्पन्न नहीं करती, इसलिए खेल को शिक्षा का आधार बनाना बहुत ही बड़ी भूल है। उसके बाद है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। खेल के द्वारा शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। उसके बाद है सभी विषयों का पढ़ाना असंभव। मतलब खेल के द्वारा हम सारे सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ा सकते। कुछ विद्वानों के अनुसार खेल विधि के द्वारा पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनका मत है कि कोई व्यक्ति इतिहास एवं साहित्य जैसे विषयों को खेल विधि के द्वारा भले ही पढ़ा ले, परंतु विज्ञान तथा गणित आदि विषयों को खेल विधि के द्वारा पढ़ाना असंभव है। मतलब विज्ञान और गणित है वो खेल के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। आलोचकों का यह मत है वो खेल शिक्षा के संबंध में उचित नहीं लगता है। उसके बाद है व्यय साध्य स्पेंडेबल। इसमें पैसे अधिक खर्च होते हैं। खेल विधि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अधिक स्थान, अनेक प्रकार के उपकरण चाहिए और निर्धन देशों में उक्त दोनों बातों की व्यवस्था आसानी से नहीं हो सकती।